जब वो ऐसा बोल देता है कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी हो जाएगी तो तुम फिक्र न करो, क्या बोलता है, तुम चिंता नहीं करो। इरफान कहता है कि मेरी दादी तो कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमें दादी ना मरी हैं। ये टोपी बोलता है, अरे भाई कैसे नहीं मरेंगी, क्या मेरी दादी झूठी थोड़ी है, वो झूठ थोड़ी बोलती है। इस तरह की बात इरफान उसे समझाता है। ठीक उसी वक्त क्या होता है, एक नौकर आता है, उसके द्वारा पता चलता है कि इरफान की दादी मर गई। ऐसी सूचना दी, इरफान चला जाता है, टोपी अकेला रह जाता है, वहाँ मुंह लटकाए खड़ा रहता है। जिम्नेजियम में चला जाता है, जिम्नेजियम एक जगह का नाम है वहीं पास में। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा होता है और कोने में बैठकर ये टोपी रोने लगता है। शाम को जब वो इरफान के घर गया तो वहाँ बड़ा ही सन्नाटा था। तो मतलब पूरा घर भरा हुआ था रिश्तेदारों सब लोग से, जितने लोग हुआ करते उससे ज़्यादा आज कहीं लोग हैं। आप देखो जब कोई डेथ वगैरह हो जाती तो बाहर के रिश्तेदार लोग भी हमारे घर में आ जाते हैं। परंतु दादी का ना होने से तो जो उनका घर एकदम खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम भी नहीं मालूम था और दादी के हजार कहने पर भी उसने कभी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई। यहाँ पे देखिए उसके मन में हिंदू और मुस्लिम के धर्म में थोड़ा सा था। वो दादी के पास बैठता था, उनकी बात सुनता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसने दादी के हाथ की कोई अभी तक चीज़ नहीं खाई थी, नहीं उनको नाम मालूम था। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, मतलब प्रेम ऐसा नहीं क्योंकि वो हमको खिलाए पिलाए तो ये मुझसे प्रेम करें, कि यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। टोपी और दादी में एक ऐसा ही अटूट संबंध हो गया था, संबंध हो चुका रहता है। अब यहाँ बताया जा रहा है अगर इरफान के दादा भी जीवित होते तो शायद वो इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह समझ पाते जैसे कि टोपी के घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों में प्रेम। दादी इस्लाम धर्म की, वो हिंदू धर्म के हैं, फिर भी वो 72 साल की या 8 साल का, उनमें किस तरह का एक लगाव है। तो दोनों एक दूसरे के लिए अधूरे थे और एक दूसरे ने दोनों मिलकर उन अधूरेपन को दूर कर दिया था। दोनों प्यासे थे प्रेम के, एक ने दूसरे की प्यास बुझाई थी, मीन्स एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे। दोनों अपने घरों में अजनबी भरे हुए घर में अकेले थे। इस तरह इरफान की दादी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता था इरफान के अलावा, तो वो अकेलापन महसूस करती थी। और उधर टोपी के यहाँ टोपी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, इसलिए वो अकेलापन महसूस करता था। लेकिन टोपी और इरफान की दादी आपस में एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हैं। यहाँ पे देखिए उम्र का कितना बड़ा डिफरेंस है, अंतर। एक 72 साल की हैं तो वो 8 साल का है। अब वो बोलती हैं कि तोरी दादी जगह हमारी दादी मर गई होती तो कितना ठीक होया होता। अब देखिए टोपी अपनी दादी से इतना परेशान रहता है, यहाँ बचपन का भाव दिखाया है। हालांकि कोई भी बच्चा ऐसा सोचता नहीं है कि हमारी दादी मर जाए, लेकिन यहाँ एक 8 साल के बच्चे के मन के भाव बताए गए। सोचिए अगर मेरी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा था। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, पुरसा मीन्स दिया है ना, सांत्वना दी उसको। इरफान ने कोई जवाब नहीं देता है, उसे इस बात का जवाब आता भी नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगते हैं, दादी के याद करके वो दोनों दोस्त रोते हैं। अब देखिए पार्ट 3 चल रहा है। टोपी क्या है, 10 अक्टूबर सन 45 में उसने कसम खा ली कि अब वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका पापा सरकारी नौकरी करता हो, जिसमें बदली होती हो, मीन ट्रांसफ़र होता है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के आत्म इम्तहान में परीक्षा में ये बहुत बड़ा तारीख महत्व रखती है, क्योंकि इसी तारीख में इरफान के पिता की बदली में ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो जाता है और वो इरफान के साथ चले जाते हैं। इरफान की दादी मरने के बाद थोड़े दिनों बाद उसका तबादला हो जाता है, तब वो अकेलापन ट्रांसफ़र महसूस करता है, इसलिए टोपी अकेला हो जाता है। इरफान भी चला जाता है, उसकी दादी भी चली जाती है। क्योंकि जब दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम, मतलब देखिए जो सरकारी कमरे होते हैं वहाँ एक खाली होता है तो दूसरा वहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, जिसमें इरफान और इरफान के परिवार रहता था, वो खाली हो गया। वहाँ पे दूसरे कलेक्टर आ गए हैं, हरिनाम जिनका नाम है। 3 लड़के हैं उनमें, उनसे किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि डब्बू बहुत छोटा था और बीलू बहुत बड़ा था। गुड्डू था जो बराबर का, परंतु अंग्रेजी बोलता था। मतलब उन तीनों के जो बच्चे, वो तीनों बच्चे थे वो अंग्रेजी बोलते हैं और इन दोनों का इसका एहसास था, मीन्स उनको मालूम था कि कलेक्टर के बेटे हैं। उनको ऐसा मन में प्राउड था कि वो कलेक्टर के बेटे, जबकि वो बात इरफान में नहीं थी। इरफान एक सामान्य लड़के की तरह उससे बात करता था।
हालांकि टोपी भी एक जाने माने डॉक्टर का बेटा था। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मीन्स किसी ने भी उसके साथ दोस्ती नहीं की। लेकिन माली और जो चपरासी, माली में जो गार्डन वगैरह देखता होगा जो चपरासी मीन्स पियून, तो उसको पहचानते थे क्योंकि वो पहले से उस बंगले में आया जाया करता था। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए वो बंगले में दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर चला जाता है। यहाँ पे है बीलू है, गुड्डू है, डब्बू है। उस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। डब्बू ने हिट किया, मीन्स बॉल मारी ना तो सीधी टोपी के मुंह पर जाके लग जाती है और उससे घबराकर वो हाथ उठाता है। हाथ जब उठाता है तो क्या देखता है कि उसके हाथों में आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उसके मुंह पे लग जाती है तो बोलता है हाउस दैट, मतलब ये क्या है। जो माली होता है वो एम्पायर होता है, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यही समझ सका था कि हाउस द बैट मीन शोर का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। मतलब उसको एम्पायर को ये पता कि अगर कोई हल्ला गुल्ला हो तो और हमें उंगली उठा दी कि आउट हो गए। हु आ गया, वो बोलते हैं ये कौन है। डब्बू ने सवाल किया तो बलभद्र नारायण वो बोलता है, टोपी बोलता है। टोपी जवाब दे हु इज़ द योर फादर, बोले फादर कौन है। यह उसका जो दूसरा भाई होता है गुड्डू, वो उस पर सवाल करता है और वो अंग्रेजी में बात करते हैं जो टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके नाम पूछने से टोपी जवाब देता है भृगु नारायण मिश्रा। बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी, ये भृगु नारायण कौन है। तो एनी ऑफ अवर चपरासी, बोले कोई चपरासी है क्या। नहीं साहब, अंपायर ने कहा शहर के बहुत ही मशहूर दागदर में डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर। कहाँ डॉक्टर। डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड मौली को इतनी अंग्रेजी तो आ गई थी सुनते सुनते लोग बीच में। बट हु लुक्स सो क्लमजी, मीन्स बोल रहे हैं कि भाई ये तो उसके ऐसा दिखता नहीं है, मतलब कि डॉक्टर का बेटा है। इस तरह से बिल्लू बोलता है। टोपी अकड़ जाता है, बोलता है तनी जबनिया संभाल के बोलो, अपनी पूरी भाषा में थोड़ा जबान संभाल के बोलो। एक लपड़ में नाचे लगी हो, मुझे एक थप्पड़ मार दिया ना तो दौड़ने लग जाओगे। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। जो बिल्लू है ना वो टोपी के ऊपर हाथ चला देता है और क्या होता है, टोपी लुढ़क जाता है। उसका इतना बड़ा अपमान होता है। फिर वो गालियाँ बकता हुआ उठ जाता है। परंतु हेड माली इस बीच में आ जाता है और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया जिन्होंने उसको क्या कर दिया है, कुत्ते को पीछे लगाने की एक आवाज़ जैसी की है, उसको ऐसा लगा दिया है। अब यहाँ पर डब्बू का, यहाँ पे टोपी का बहुत बड़ा अपमान होता है। जब उसे कुत्ते को सुस्कार देता है तो क्या होता है, कुत्ता टोपी को काट लेता है और कुत्ते के काटने के साथ सुइयां उसकी पेट में लगाई जाती है, उसके होश ठिकाने आ जाते हैं टोपी के। और फिर उसने कभी भी कलेक्टर के बंगले की तरफ रुख नहीं किया, मीन्स कभी नहीं गया। परंतु यहाँ पर यह समझने वाली बात, ये क्वेश्चन है कि आखिर वो करे तो क्या करे। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी है सीता, जो उसके दुख दर्द को समझती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि इरफान के जाने से वो एकदम अकेला हो गया था। कोई दोस्त, पहला ज़िंदगी उसका पहला दोस्त था, उसकी दादी भी उसकी एक मित्र थी, लेकिन अब वो अपना दुख दर्द किसको समझाए। अब वो क्या, जो उसके घर में नौकरानी थी उसी के पल्लू में चला गया, मीन्स वो उनके पास में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा छोटी हो गई, क्योंकि वो घर की नौकरानी थी और वो उसकी बात को समझती। सीता को घर के सभी लोग बुरी तरह डांट डपट दिया करते थे, उसी तरह टोपी को भी सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने, मतलब दोनों ही दुखी थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे, मीन दोनों एक दूसरे की मन की बातों को समझते हैं। अब वो यहाँ सीता बोलती है कि तुम टेक मत किया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू भैरव की दाज मत किया करो, दाज मीन्स होता है उनकी बराबरी मत किया करो। तुम बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया, तो वो समझाती हैं। इस बात को टोपी समझता है। बात ये जाड़ों के दिनों में क्या हुआ कि मुन्नू बाबू के लिए कोट बनवाया गया नए कपड़ा लेकर के, लेकिन वो उनको आया नहीं, तो भैरव के लिए भी नया कोट बनवाया, मिल उनके दोनों भाइयों के लिए नया कोट बनवाया गया। टोपी को मुन्नी बाबू को कोट दे दिया क्योंकि वो छोटा सा हो गया था, किंतु वो बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो क्या करते हैं, भी उनको ऐसा लगता है सबके लिए नया बनाए तो मेरे भी लिए नया बनाए, उनके लिए छोटा हो गया तो मैं उनकी उतरन
क्यों पहनूं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बड़े भाइयों के छोटे भाई पहन सकते, लेकिन यहाँ उनके बचपन के स्वभाव को दिखाया गया। टोपी ने क्या किया, उसी कोट को उसी वक्त क्या कर दिया, तो नौकरानी एक सीता होती है, और देखिए यहाँ 2 नौकरानियों के नाम बताए गए हैं। पहली नौकरानी सीता है और दूसरी नौकरानी केतकी है। केतकी के बेटे को वो दे देते हैं। अब उन्होंने केतकी के बेटे को दे दिया था। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोपी के यहाँ कितनी नौकरानियाँ थे, 2 थी, पहली सीता और दूसरी केतकी। अब नौकरानी के बच्चे को कोई चीज़ दे दी गई तो उसे वापस तो लिया नहीं जा सकता। अब हम जाड़ा उड़ाना खाएंगे, वैसा बोलते हैं, भात खाएंगे। मतलब यहाँ पर जब उन्होंने दे दिया तो उनकी दादी को बहुत गुस्सा आया कि चलो अब तुम जाड़ा खाओ, भी ठंड में ऐसे ही फिरो, हम जाड़ा उड़ा कुछ नहीं खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। और वो ऐसा बोलता है तो जो सुभद्रा देवी बोलती हैं तुम जूते भी खाओगे साथ साथ में। अब आपको बोलता मुँह लगा के तुमको ये भी पता नहीं है कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। अब वो दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा कि दादी से जबान लड़ाते हो, तक हम इनकी पूजा करें। टोपी बोलता तो क्या हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान से ऊपर उठा लिया और राम दुलारी ने फिर से टोपी को पीटना शुरू कर दिया और उनकी बहुत पिटाई हो जाती है।